कहते हैं कुदरत का तो काम ही है मोहब्बत करना, लेकिन तब क्या हो जब कुदरत को किसी एक शख्स से मोहब्बत हो जाए। कुछ ऐसी है हमारी कहानी जिसका नाम है मोहब्बत कुदरत की। तो आइए सुनते हैं। गौतम आहूजा इंडिया का बेस्ट बिजनेसमैन और एक गुस्से वाला इंसान, 6'3" की हाइट, नीली आंखें और परफेक्ट पर्सनैलिटी वाला। ऐसा लगता था जैसे भगवान ने बड़ी फुर्सत से उसे बनाया हो। आज उत्तराखंड अपनी किसी मीटिंग के लिए आया था। जब वो मीटिंग के लिए जा रहा था तभी उसकी नज़र एक लड़की पर पड़ती है जो पेड़ों के नीचे बैठी कुछ गुनगुना रही थी। सफ़ेद रंग के लहंगे में वो थोड़ी सी नीली नीली छींटों वाले कपड़े पहने वो बेहद दिलकश लग रही थी। हालांकि उसकी पीठ गौतम की साइड थी, लेकिन फिर भी गौतम उसकी खूबसूरती में खोता चला जा रहा था। अचानक पता नहीं गौतम को क्या हुआ, उसने ड्राइवर को गाड़ी रोकने के लिए कहा और गाड़ी से उतरकर उस लड़की की तरफ बढ़ गया। उसके पास जाकर वो थोड़ी दूर उससे खड़ा हो गया। जब उस लड़की को एहसास हुआ जैसे कोई उसके पीछे खड़ा हो, तो उसने पलट कर देखा तो ये और कोई नहीं गौतम आहूजा था। उस लड़की ने कुछ पल उसे देखा और बोलने का इंतज़ार किया, लेकिन जब उसने कुछ नहीं बोला तो उस लड़की ने कहा, आप मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं? उसकी बात सुन गौतम होश में आया हो जैसे। उसने उस लड़की को देखते हुए कहा, तुमसे ज़्यादा खूबसूरत लड़की मैंने आज तक नहीं देखी। वो लड़की बस मुस्कुरा देती है और वहाँ से जाने लगती है। तभी गौतम कहता है, तुम्हारा नाम क्या है? वो लड़की कुछ पल खड़ी रहती है और बिना पीछे मुड़े कहती है, सृष्टि नाम है मेरा। इतना कहकर वो वहाँ से चली जाती है और गौतम भी वहाँ से निकल जाता है। अगले दिन फिर उसी टाइम गौतम फिर उसी जगह आता है तो देखता है वह लड़की वहाँ जानवरों के साथ खेल रही थी। गौतम को यह नज़ारा बहुत खूबसूरत लगता है। वह अपना फ़ोन निकालता है और उसकी तस्वीर लेने लगता है। वह तस्वीर तो लेता है, लेकिन जब वो अपने फ़ोन में उस तस्वीर को देखने की कोशिश करता है तो उस तस्वीर में सिर्फ जानवर नज़र आ रहे थे, वो लड़की नहीं। गौतम को बहुत अजीब लगता है। गौतम फिर उसकी तरफ बढ़ जाता है और उसके पास जाकर खड़ा हो जाता है। वो लड़की उसे बिना देखे कहती है, तुम्हें मुझसे कुछ चाहिए क्या? आज फिर तुम आ गए। गौतम कहते हैं, नहीं कुछ नहीं, तुमसे कुछ पूछ सकता हूँ? वो लड़की कहती है, हाँ बिल्कुल पूछो। कहता है गौतम फिर कहता है, मैंने तुम्हारी तस्वीर निकाली लेकिन उसमें तुम्हारा चेहरा नहीं आया, तुम कौन हो? सृष्टि बस मुस्कुरा देती है और कहती है, मेरी ही तस्वीर निकालनी है तो इस प्रकृति की निकाल लो, तुम्हें हर जगह मैं नज़र आ जाऊंगी। लेकिन अगर तुम सिर्फ मेरी तस्वीर निकालना चाहते हो तो ये पॉसिबल नहीं। गौतम उसकी बातों से कंफ्यूज होते हुए कहता है, तुम्हारे कहने का क्या मतलब है? सृष्टि कुछ नहीं कहती है और कहती है, तुम यहाँ के नहीं लगते, कहीं बाहर से आए हो? गौतम कहता है, हाँ मैं दिल्ली में रहता हूँ, बिजनेस करता हूँ और यहाँ एक मीटिंग से सिलसिले में आया था तो मेरी नज़र तुम पर पड़ गई, तुम बहुत खूबसूरत हो। सृष्टि मुस्कुरा देती है और कहती है, वैसे प्रकृति से ज़्यादा खूबसूरत तो कुछ नहीं है, obvious सी बात है मैं भी खूबसूरत हूँ। गौतम उसकी गोल मोल बातें समझ नहीं पा रहा था, लेकिन कुछ कहता नहीं है और खामोश रह जाता है। कहता है, कल मैं वापस जा रहा हूँ, क्या तुमसे कांटेक्ट हो सकता है? सृष्टि मुस्कुरा देती है और कहती है, आंखें बंद करके याद कर लेना, मैं नज़र आ जाऊंगी। इतना कहकर वहाँ से चली जाती है और गौतम बस उसे जाते हुए देखता रह जाता है। अगले दिन गौतम दिल्ली लौट जाता है, लेकिन उसकी सृष्टि से 2 दिनों की मुलाकात उसे बहुत अच्छी लगती है। गौतम को पता ही नहीं लगता कब वह खड़ूस गौतम से प्यारा गौतम बनते जा रहा था। जो कभी किसी की नहीं सुनता था वो अक्सर खामोश और मुस्कुराने लगा था। हरदम गुस्से में रहने वाला इंसान अब थोड़ा सा नरम नज़र इस्तेमाल करता था। ऐसे ही दिन बीतने लगे। एक दिन गौतम को बहुत याद आ रही थी सृष्टि की। गौतम ने सोचा कैसे बुलाया जाए। फिर उसको याद आया कि सृष्टि ने उसे क्या कहा था। उसने अपनी आंखें बंद की और अपनी बाहें फैलाकर कहा, काश तुम यहाँ होती तो आज ये दास्तान मुकम्मल होती। इतना कहकर वो मुस्कुरा देता। तभी उसे पीछे से एक आवाज़ आती है, जो मुकम्मल ना हो सके क्या वो दास्तान नहीं होती? गौतम एकदम
धीरे से पीछे मुड़ता है तो देखता है ये सृष्टि थी। गौतम उसको देखते हुए कहता है, क्या बात है, तुम इतनी जल्दी कैसे आ गई? तुम तो उत्तराखंड में थी ना? सृष्टि मुस्कुराती हुई कहती है, मैं तो हर जगह हूँ, बस तुम ही नहीं देखते मुझे कहीं। गौतम कहता है, हाँ कह सकते हैं, आखिर तुम मेरे दिल में जो हो। गौतम की इस बात पर सृष्टि खिलखिलाकर हंस देती है और कहती है, तुम बहुत अच्छे हो। गौतम कहता है, हाँ लेकिन तुमसे कम। अच्छा चलो कॉफ़ी पे चलोगे मेरे साथ? सृष्टि कहती है, मैं कॉफ़ी नहीं पीती। हाँ चलो चाय पीते हैं। गौतम कहता है, ठीक है कोई बात नहीं, अदरक वाली पियोगी? सृष्टि कहती, हाँ क्यों नहीं, ज़रूर चलो। दोनों रेस्टोरेंट की तरफ निकल जाते हैं और वहाँ आराम से कॉफ़ी ऑर्डर करते हैं, चाय ऑर्डर करते हैं और चाय पीने लगते हैं। चाय पीते हुए दोनों बात कर रहे थे। गौतम सृष्टि से बहुत कुछ पूछता है, बातें करता है, सृष्टि को अपने बिजनेस के बारे में बताता है, लेकिन सृष्टि हमेशा उसे सिर्फ नेचर, प्रकृति, इन्हीं सब की बातें करती रहती है। लेकिन फिर भी गौतम को उसकी बातें बहुत इंटरेस्टिंग लगती हैं। उसकी खूबसूरती से अट्रैक्ट हुआ गौतम कब सृष्टि उसके दिल में बस जाती है उसे पता ही नहीं चलता है। कुछ देर बातें करने के बाद दोनों वहाँ से निकल जाते हैं। गौतम कहता है, तुम अपना मुझे एड्रेस बता दो, मैं तुम्हें छोड़ दूँगा। सृष्टि कहती है, कोई बात नहीं, मैं चली जाऊँगी। गौतम कहता है, फिक्र मत करो, मैं तुम्हारे घर नहीं आऊँगा, बस कहाँ रहती हो इतना बता दो, मैं तुम्हें छोड़ आता हूँ, अकेले इतनी रात को कहाँ जाओगी? सृष्टि कहती है, कोई बात नहीं, मेरे को किसी चीज़ का डर नहीं है, मैं ठीक हूँ, तुम अपने घर जाओ, मैं अपने घर चली जाऊँगी। इतना कहकर सृष्टि वहाँ से आगे बढ़ जाती है और गौतम बस उसे जाते हुए देखता रह जाता है। सृष्टि कुछ दूर आगे आती है और एक पेड़ से लगकर खड़ी हो जाती है। वो खुद से ही कहती है, 2 दिन की मुलाकात एक अजनबी से, ऐसा क्या हो रहा है मेरे साथ? क्यों ये प्रकृति मेरी बनाई हुई इतनी खूबसूरत मुझे लगने लगी है? सृष्टि खुद नहीं समझ पा रही थी कि उसे क्या हो रहा है। हाँ, वो एक इंसान से मोहब्बत में जा रही थी, उसे एक इंसान से मोहब्बत हो जा रही थी। शायद उसकी दुनिया के दस्तूर से अलग उसकी ये मोहब्बत जाने क्या अंजाम लेने वाली थी। अंजाम की परवाह किए बिना दोनों की मुलाकातें होती रही, दोनों एक दूसरे के करीब आते चले गए। लेकिन कहते हैं ना, आखिर इंसान और प्रकृति का कोई मेल ही नहीं होता। प्रकृति अटल अमर है, लेकिन इंसान आता जाता रहता है। ये आज का दिन था। इन लोगों को मिलते, इनकी दोस्ती, इनके रिश्ते को करीब आज 6 महीने हो चुके थे। आज फिर गौतम अपनी उसी जगह पर आकर बाहें फैलाकर याद करता है, काश तुम साथ होती तो आज ये दास्तान मुकम्मल होती। सृष्टि फिर पीछे से आकर कहती है, क्या जो मुकम्मल हो जाए वही दास्तान होती है, जो मुकम्मल ना हो दास्तान नहीं होती? लेकिन आज शायद गौतम का मूड अलग था। गौतम सृष्टि को बहुत ध्यान से देख रहा था और देखते हुए कहता है, तुम हर बार जुदाइयों की क्यों बातें करती हो? क्या ज़रूरी है अलग होकर दास्तान लिखी जाए? मिलकर भी तो दास्तानें बन सकती हैं। सृष्टि उसके साथ जाकर खड़ी हो जाती है और सामने बहते समंदर को देखते हुए कहती है, कुछ दास्तानें मुकम्मल होने के लिए नहीं होती, कुछ अधूरी दास्तान भी होती है। गौतम को अब थोड़ा सा गुस्सा आने लगा था। वो हल्के गुस्से में कहता है, हमारे रिश्ते को 6 महीने हो चुके हैं, तुम्हें नहीं लगता रिश्ता आगे बढ़ाना चाहिए? सृष्टि एक लंबी सांस लेती है और कहती है, क्या चाहते हो तुम? कैसा रिश्ता आगे बढ़ाना चाहिए? क्या हमारा ये रिश्ता तुम्हें खूबसूरत नहीं लगता? गौतम कुछ देर उसे देखता है, फिर उसके कंधे पकड़ अपनी तरफ करते हुए कहता है, तुम जानती हो मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ। सृष्टि मुस्कुरा देती है और कहती है, हाँ तुम मेरी खूबसूरती से मोहब्बत करते हो, तुम मेरी दिलकश अदाओं से मोहब्बत करते हो, तुम मुझसे नहीं मेरी खूबसूरती से मोहब्बत करते हो। इस मोहब्बत का क्या फ़ायदा? गौतम खींचते हुए कहता है, तुम्हें लगता है मैं तुम्हारी मोहब्बत से, तुम्हारी सूरत से मोहब्बत करता हूँ तो ठीक है, जब तुम बूढ़ी हो जाओगी ना, मैं तब भी तुमसे मोहब्बत करूँगा और मैं तभी तुमसे शादी करूँगा, देख लेना। उसकी शादी की बात सुनकर सृष्टि एकदम खामोश हो जाती है और उससे दूर हटते हुए कहती है, ये क्या कह रहे हो तुम? गौतम उसके करीब जाते हुए कहता है, भोले बनने की ज़रूरत नहीं है, तुम भी जानती हो मैं तुम्हारे लिए क्या महसूस करता हूँ।
सृष्टि कहती है, नहीं गौतम, ये गलत है। तुम नहीं जानते मैं कौन हूँ, किस दुनिया से हूँ। गौतम कहता है, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कहाँ से हो, क्या करते हो, मुझे बस इस बात से फ़र्क पड़ता है तुम मेरी हो, तुम सिर्फ गौतम आहूजा की हो। इतना कहकर गौतम जैसे ही उसके करीब जाने लगता है, सृष्टि पीछे हो जाती है और कहती है, मैं किसी की एक की नहीं हो सकती, मैं तुम्हारी नहीं हो सकती, क्योंकि तुम एक इंसान हो और एक इंसान और कुदरत का मेल नहीं होता। गौतम गुस्से में कहता है, क्या कुदरत लगा रखा है? हाँ, तुम इंसान हो, मैं इंसान हूँ, आखिर प्रॉब्लम क्या है? हाँ, क्या एक लड़की को मोहब्बत नहीं हो सकती? क्या दिक्कत क्या है, तुम मुझे क्या बता सकती हो? क्या कुदरत लगा रखा है? हाँ ठीक है, कुदरत ने ही इंसानों को बनाया है, तो उसने मिलने के लिए ही तो बनाया है, और आखिर मैं मोहब्बत करता हूँ तो इसमें गलत क्या है? सृष्टि कुछ पल उसे देखती है, फिर समंदर को देखते हुए कहती है, तुम जानते क्या हो मेरे बारे में? बस इतना कि मेरा नाम सृष्टि है। ना तुम मेरी फैमिली को जानते हो, ना तुम मेरा खानदान जानते हो। तुम मेरे बारे में क्या जानते हो? मैं कौन हूँ, कहाँ से आती हूँ, आज तक तुम्हें ये पता है? गौतम कहता है, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता तुम्हारे खानदान से, तुम सिर्फ मेरा खानदान हो, मैं तुम्हें जानता हूँ, बस मैं तुमसे प्यार करता हूँ, मुझे किसी से कोई मतलब नहीं है। सृष्टि मुस्कुराते हुए कहती है, तुम इंसान हो और तुम्हें इंसानों के साथ मोहब्बत होनी चाहिए, मुझसे नहीं। गौतम अब फ्रस्ट्रेट हो गया था। वह गुस्से में कहता है, क्या तुम इंसान नहीं हो? हाँ, क्या हरदम लगा के रखा है कि इंसान हो, इंसानों से मोहब्बत करनी चाहिए, प्रकृति से मोहब्बत नहीं हो सकती? तुम भी इंसान हो, तुम्हें भी प्रकृति ने ही बनाया है, तो ये तुम्हारी बेफिजूल बातों का क्या मतलब है? सृष्टि उसकी तरफ मुड़ती और उसकी आंखों में देखती है और फिर कहती है, याद है तुम्हें जब तुमने मुझे पहली बार देखा था? वो इस धरती पर मेरा पहला दिन था। जानती हूँ ये धरती मेरी ही बनाई हुई है, आखिर मैं ही तो कुदरत हूँ और मैं ही इंसान का रूप लेकर आई हूँ। तुम मेरी तस्वीर मेरी इजाज़त के बिना नहीं ले सकते। जानते हो क्यों? क्योंकि कुदरत, पेड़ पौधे, जीव जंतु, ये नदियाँ हैं, ये ज़मीन, ये आसमान है, कोई इंसान नहीं है और तुम एक इंसान हो। गौतम अब गुस्से में आ जाता और कहता है, तुम कुदरत हो ना? ठीक है, साबित करो तुम कुदरत हो। ठीक है, जानती हो अभी बारिश करवा सकती हो? नहीं ना। क्या ये उगते हुए सूरज को ढला सकती हो? नहीं ना। क्या चांद की जगह सूरज उगा सकती हो? नहीं ना। क्या ये समंदर सुखा सकती हो? नहीं। तो तुम किस बात की कुदरत हो? आखिर तुम भी तो इंसान ही हो ना, और इंसान और कुदरत में बहुत फर्क होता है। सृष्टि उसे देख मुस्कुराती है और कहती है, तुम्हें सबूत चाहिए ना? तुम इंसानों की यही प्रॉब्लम है, तुम्हें हर एक चीज़ का सबूत चाहिए होता है, बिना सबूत के तुम्हें एहसास ही नहीं, तुम समझते ही नहीं हो कि क्या चल रहा है। लेकिन कोई बात नहीं, मैं तुम्हें साबित करके बताऊंगी। इतना कहकर सृष्टि आसमान की तरफ देखती है और उसके देखते ही वहाँ बारिश शुरू हो जाती है। सृष्टि फिर हाथ दिखाती है तो वो बारिश बंद हो जाती है। सृष्टि सूरज को साइड हटने को कहती है, वो सूरज ढल जाता है और अंधेरा हो जाता है। करीब 2 मिनट के बाद फिर सृष्टि सूरज को उगा देती है। उसको ये सब करता देख गौतम एकदम स्तब्ध बस उसे देखता ही रह जाता है। गौतम के मुंह से आवाज़ नहीं निकल रही थी, उसे समझ नहीं आ रहा था आखिर वो कहे तो क्या कहे। ये लड़की कोई जादूगर थी? कौन थी आखिर ये लड़की? गौतम गुस्से में वहाँ से चला जाता है और गौतम को जाता देख सृष्टि उदास हो जाती है। उसके उदास होते ही मौसम में एक अलग सी उदासी सी छा जाती है। उसे जाता देख सृष्टि कहती है, काश तुम मेरी दुनिया में आए ही ना होते, काश कभी हम मिले ही ना होते, काश ये दास्तान कभी शुरू ही नहीं होती जिस दास्तान को तुम मुकम्मल करना चाहते हो। क्या है ये? क्यों हो तुम ऐसे? और क्यों मोहब्बत है मुझे तुमसे? आखिर क्यों मोहब्बत है कुदरत को तुमसे? इतना कहकर सृष्टि वहाँ से चली जाती है। क्या होता होगा इनका? कैसी मोहब्बत? क्या कुदरत और इंसान का कभी मेल हो सकता है? नहीं, क्योंकि कुदरत कुदरत होती है और इंसान इंसान होता है। आखिर इंसान को बनाया ही कुदरत ने होता है। ये अगला दिन था। गौतम से रहा नहीं जा रहा था। गौतम बहुत कोशिश करता है सृष्टि को भूलने की, लेकिन उसकी जादूगर, उसकी हंसी, उसकी प्यारी प्यारी बातें उसके दिल में दस्तक सी दे जाती थी। गौतम जैसे तैसे भूलकर अपने काम में लग जाता है। उसका दिन ऐसे ही चलता, ऑफिस से घर, घर से ऑफिस, सब में बीतता जा रहा था।
आज पूरे 15 दिन हो गए थे। गौतम बहुत देर रात तक सोचता रहता है। उसके दिमाग में क्या चल रहा था शायद कोई नहीं जानता था। अगले दिन गौतम सुबह सुबह उठता है और तैयार होकर फिर उसी समंदर के पास चला जाता है जहाँ वो अक्सर सृष्टि से मिला करता था। वहीं जाकर अपनी बाहें फैलाता है और कहता है, काश तुम साथ होती तो आज ये दास्तान मुकम्मल होती। तभी पीछे से आवाज़ आती है, क्या जो पूरी हो जाए वो मुकम्मल दास्तान नहीं होती? क्या वो दास्तान मुकम्मल होना ज़रूरी होती है? इस पर गौतम अपनी सुकून से आंखें बंद करता है और बिना पीछे मुड़े कहता है, तुम प्रकृति हो, है ना? तो क्या तुम अपनी दुनिया छोड़ मेरी दुनिया में शामिल नहीं हो सकती? तुम अगर दिन बदल सकती हो, तुम सूरज और चांद बदल सकती हो, तो तुम अपनी दुनिया भी तो बदल सकती हो। मैं तुम्हारी दुनिया में नहीं आ सकता, लेकिन तुम तो मेरी दुनिया में आ सकती हो ना? क्यों नहीं हो जाती मेरी? आज उसका ये रूखापन देख सृष्टि को अपने दिल में टीस सी उठती है। सृष्टि कुछ नहीं कहती और खामोशी से कहती है। कुछ देर की खामोशी के बाद सृष्टि कहती है, मैंने बहुत कोशिश की है गौतम, लेकिन मैं नहीं तुम्हारी दुनिया में शामिल हो सकती, क्योंकि तुम अपनी दुनिया छोड़ सकते हो, लेकिन मैं ही दुनिया हूँ, मैं कैसे किसी को छोड़ सकती हूँ। लेकिन हाँ, आज एक चीज़ कहती हूँ, मैं भी मोहब्बत करती हूँ तुमसे। हाँ, हो गई है इस कुदरत को एक शख्स से मोहब्बत, एक इंसान से मोहब्बत, ऐसी मोहब्बत जो कभी मुकम्मल नहीं हो सकती। मैं जानती हूँ मैं मोहब्बत करती हूँ तुमसे, तुम्हारी हूँ, लेकिन फिर भी मैं तुम्हारी नहीं हो सकती, क्योंकि ये तुम्हारी और मेरी दुनिया दोनों की दुनिया के खिलाफ होगा। इसलिए आज ये आखिरी मुलाकात, उम्मीद करती हूँ तुम आज के बाद मुझे कभी नहीं बुलाओगे। याद रखना गौतम, कभी मत बुलाना मुझे, वरना मैं आ नहीं पाऊँगी, और अगर मैं आ गई तो फिर मैं जा नहीं पाऊँगी। ना ये तुम्हारे लिए सही होगा, ना मेरी दुनिया के लिए। इतना कहकर सृष्टि पलट जाती है और वहाँ से जाने लगती है। तभी गौतम उसे रोकते हुए कहता है, क्या एक आखिरी निशानी ले सकता हूँ तुम्हारी? सृष्टि को उसकी बात समझ नहीं आती है। सृष्टि बस खामोश खड़ी उसे देखती रह जाती है। इस बार गौतम उसकी तरफ पलटता है तो उसकी वो लाल आंखें देख सृष्टि समझ जाती है कि वो रात भर सोया नहीं है, बस रोया है। सृष्टि को बहुत बुरा लगता है, लेकिन शायद सृष्टि आज कुछ नहीं कहना चाहती थी। उसकी वो लाल आंखें देख सृष्टि की आंखें नम हो जाती हैं और एक आंसू की धार उसकी आंखों से निकल पड़ती है। उसकी आंखों से बहते आंसू आज बारिश में तब्दील हो जाते हैं और वहाँ बहुत तेज़ बारिश शुरू हो जाती है। उस बारिश में खड़े गौतम और सृष्टि एक दूसरे को बस देखते रह जाते हैं। कुछ देर सृष्टि को देखने के बाद गौतम उसके करीब आता और उसको गले लगा लेता है। करीब 10 मिनट तक गले लगने के बाद गौतम उससे अलग होता है और कहता है, तुम कहती हो ना जो मुकम्मल नहीं हो वो दास्तान नहीं होती। ठीक है, मैं बिना मुकम्मल हुई दास्तान लिखूंगा। आज से गौतम आहूजा कभी किसी से मोहब्बत नहीं करेगा। तुम मेरी पहली मोहब्बत थी और तुम ही मेरी आखिरी मोहब्बत। आज के बाद गौतम किसी लड़की को नहीं देखेगा। वो बस सृष्टि को देखता रह जाता है। 25 साल के बाद गौतम अपनी ऑफिस में बैठा कुछ काम कर रहा था। उसकी उम्र आज 55-60 के करीब हो चुकी थी, लेकिन अब भी वो वैसा ही अच्छा सा दिखता था। गौतम कुछ काम कर रहा था, तभी उसके ऑफिस का दरवाज़ा नॉक होता है। गौतम कहता है, कम इन। तभी उस दरवाजे से एक 25 साल का लड़का अंदर आता है और गौतम से कहता है, डैड कल मीटिंग है, क्या आप चलेंगे मेरे साथ? गौतम उसे बिना देखे हुए कहता है, श्रेयांश तुम्हें नहीं लगता ये मीटिंग तुम्हें अकेले करनी चाहिए? गौतम की बात सुन श्रेयांश उसे कुछ देर देखता है, फिर कहता है, डैड मेरी ये पहली मीटिंग है, आप साथ रहेंगे तो मुझे कॉन्फिडेंस रहेगा। गौतम उसकी तरफ प्यार से देखता है और कहता है, श्रेयांश बेटा ज़िंदगी में हमेशा अपनी जंग अकेले लड़ना सीखो। हमेशा हर शख्स आपके साथ नहीं होता है, ठीक है? अपनी मेहनत से अपना 100% दो, उसके बाद का फैसला बाद में देख लेंगे। और अपना कॉन्फिडेंस खुद बनाना पड़ता है, किसी इंसान से कॉन्फिडेंस नहीं आता है, ठीक है? जाओ और खुद अपना मीटिंग अटेंड करो। ऑल द बेस्ट।
श्रेयांश कुछ देर अपने डैड को देखता है और फिर एक ही सवाल करता है, डैड मेरी माँ कैसी दिखती थी? उसके इस सवाल पे गौतम खामोश रह जाता है और श्रेयांश मुस्कुराते हुए कहता है, आज फिर आपकी खामोशी? कोई बात नहीं, जिस दिन आपको सही लगे आप उस दिन मुझे बता दीजिएगा। इतना कहकर श्रेयांश वहाँ से चला जाता है और गौतम फिर अपने काम में लग जाता है। उसकी आंखों में उदासी थी लेकिन चेहरे पर मुस्कान। वो जानता था उसकी मुकम्मल ना होने वाली दास्तान। शाम को गौतम तैयार होकर अपने काम ख़त्म करके ऑफिस से घर की तरफ निकल जाता है और स्टडी रूम में बैठकर काम करने लगता है। तभी श्रेयांश अंदर आता है और उसके गले लगते हुए कहता है, डैड मैंने कर दिखाया। आपको पता है गुप्ता एंड कंपनीज के साथ हमारी डील फाइनल हो गई है। गौतम खुश होते हुए कहता है, मैंने कहा था ना मेरा शेर बेटा एकदम बहादुर है। श्रेयांश उससे अलग होता और कहता है, डैड आपने डिनर किया? गौतम कहता है, नहीं, चलो साथ में करते हैं। दोनों डिनर करते हैं और अपने अपने कमरे में सोने चले जाते हैं। ये अगला दिन था। हल्की हल्की ठंडियों का दिन चल रहा था। 10 फरवरी की सुबह जैसे ही श्रेयांश की आंखें खुलती है उसके सामने उसके डैड का मुस्कुराता हुआ चेहरा था। गौतम उसे देख कहता है, हैप्पी बर्थडे माय सन। श्रेयांश खुश होते हुए कहता है, थैंक यू डैड। गौतम फिर कहता है, आज मैं तुम्हारे लिए कोई गिफ्ट नहीं लेकर आया हूँ, लेकिन हाँ आज मैं तुम्हें जो गिफ्ट देना चाहता हूँ उसके बाद तुम हमेशा खुश रहोगे। तो बी रेडी, शाम को मिलते हैं 4 सीजन्स होटल में, ओके? इतना कहकर गौतम वहाँ से चला जाता है और श्रेयांश उसे देखते हुए देखता रह जाता है। फिर श्रेयांश अपनी आंखें बंद करता है और बाहें फैलाकर कहता है, गुड मॉर्निंग मॉम। तभी उसकी एक हवा का झोंका उसे छूकर गुजर जाता है। श्रेयांश सुकून से मुस्कुराता है और रेडी होने चला जाता है। श्रेयांश की हमेशा से आदत थी, इतने सालों से वो हमेशा उसकी सुबह ऐसे ही होती थी, सुबह उठकर बाहें फैलाना और एक खूबसूरत सुबह के साथ अपनी माँ को गुड मॉर्निंग कहना। श्रेयांश नहीं जानता था उसकी माँ कौन है, कैसी दिखती है। इन 25 सालों में क्या हुआ था कोई नहीं जानता। श्रेयांश किसका बेटा था ये भी कोई नहीं जानता, लेकिन श्रेयांश को दुनिया गौतम के बेटे की तरह जानती थी। लेकिन उसकी माँ कौन है ये कोई नहीं जानता था। शायद एक पहेली थी कि श्रेयांश आखिर बेटा था किसका। श्रेयांश ऑफिस चला जाता है और काम करने लगता है। करीब शाम को 9 बजे श्रेयांश उठता है और फटाफट अपने घर जाता है और रेडी होकर 4 सीजन्स होटल के लिए निकल जाता है। आज वो बहुत एक्साइटेड था क्योंकि पिछले 26 सालों से आज तक उसे उसके डैड ने सिर्फ गिफ्ट्स दिए थे, लेकिन आज पहला बर्थडे था जब उसके डैड ने उसे कोई गिफ्ट नहीं दिया था। श्रेयांश उठता है और फटाफट 4 सीजन्स होटल पहुंचता है। तभी जैसे वो गेट पे पहुंचता है उसके पास एक लड़की आती और उसे एक पर्ची देते हुए कहती है, सर ये आपके लिए। श्रेयांश जब उस पर्ची को खोल के देखता है तो उस पर रूम नंबर लिखा हुआ था। श्रेयांश उस रूम की तरफ बढ़ जाता है और जब अंदर जाकर देखता है तो उस रूम का 100 नंबर था। श्रेयांश दरवाज़ा नॉक करता है और अंदर चला जाता है। जब श्रेयांश अंदर आता है तो देखता है गौतम खिड़की के पास खड़ा कुछ सोच रहा था। श्रेयांश दरवाज़ा बंद करता है और कहता है, डैड मैं आ गया। इतना कहकर वो गौतम के पास चला जाता है। गौतम उसे कहता है, सोफे पर बैठ जाओ। श्रेयांश चुपचाप बैठ जाता है लेकिन कुछ कहता नहीं है। गौतम उसके सामने आकर बैठ जाता है और शांति से कहना शुरू करता है, मैं जिससे मोहब्बत करता था उससे मोहब्बत करना शायद इस दुनिया के नियम के खिलाफ था। कौन थी क्या थी मैं नहीं जानता था, लेकिन जब मुझे उससे मोहब्बत हो गई थी ये मैं भी नहीं जानता था। हाँ मोहब्बत करती है वो मुझसे, बहुत प्यार करती है मुझसे। आज भी हम साथ हैं लेकिन फिर भी हम साथ नहीं। तुम पता है किसके बेटे हो? हरदम तुम्हारे पास सवाल होता था ना कि तुम्हारी माँ कौन है, तुमने उसे कभी देखा नहीं है। ठीक है चलो आज तुम्हें मैं दिखाता हूँ कि तुम्हारी माँ कौन है, तुम्हें तुम्हारी माँ से मिलवाता हूँ। गौतम की बात सुन श्रेयांश खुश हो जाता है और कहता है, क्या मेरी मॉम जिंदा है? अब तक वो क्यों नहीं आई? कहाँ थी आज तक? क्या उन्हें अपने बेटे से प्यार नहीं है? क्या उन्हें अपने बेटे की याद नहीं आती? उसके इतने सारे सवाल सुन गौतम मुस्कुराते हुए कहता है, तुम्हारी हर सुबह की मॉर्निंग उससे होती है। हर सुबह वे तुम्हारा एक हवा का झोंका जो तुम्हें छू कर गुजरता है वो तुम्हारी माँ है।
जो तुम्हारी हर तकलीफ़ में तुम्हारे साथ खड़ी होती है वो तुम्हारी माँ है। तुम्हारे मुश्किलों को आसान करने वाली तुम्हारी माँ है। तुम कहते हो ना कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ क्यों नहीं रहता और तुम्हें कहीं भी अकेले जाने देता हूँ, छोड़ देता हूँ, चाहे वो बचपन हो चाहे ये जवानी। वो इसलिए क्योंकि मुझे पता है वो हर पल साए की तरह तुम्हारे साथ है। याद है तुम्हें एक बार तुम बचपन से झूले से गिरने लगे थे, लेकिन फिर भी तुम हवा में रह गए थे और धीरे से नीचे उतरे थे, जिसे लोग समझते थे कोई जादू है। तुम अक्सर गिरने से बच जाते थे, एक्सीडेंट होने से तुम खुद ब खुद साइड हो जाते थे, कभी तुम्हें चोट नहीं लगती। तुम्हारी हर दम एक साया रक्षा करता है, वो और कोई नहीं तुम्हारी माँ है। श्रेयांश को गौतम की बातें बहुत कंफ्यूजिंग लग रही थी। वे कंफ्यूज होते हुए कहता है, डैड ये सब एक जादू है और मेरी माँ एक साया कैसे हो सकती है? क्या उनकी आत्मा को मुक्ति नहीं मिली? श्रेयांश की बात सुन के गौतम हंस देता है और हंसते हुए कहता है, तुम्हारी माँ कोई साया नहीं है, कोई भूत प्रेत नहीं है, ना ही वो मरी है। जो इंसान है ही नहीं वो मरेगा कैसे? श्रेयांश कंफ्यूज होते हुए कहता है, आप कहना क्या चाहते हैं? गौतम एक लंबी सांस लेता है और कहता है, चलो तुम्हें तुम्हारी माँ से मिलवाता हूँ। इतना कहकर वह उस कमरे से निकल जाता और श्रेयांश भी उसके पीछे चला जाता है। गौतम फिर आज 25 सालों बाद उस समंदर के किनारे आता है और श्रेयांश को खड़े होने के लिए कहता है, फिर अपनी बाहें फैलाकर कहता है, काश आज तुम साथ होती तो ये दास्तान मुकम्मल होती। तभी पीछे से एक आवाज़ आती है, क्या जो मुकम्मल ना हो वो दास्तान नहीं होती? हर दास्तान को मुकम्मल होना ज़रूरी होता है। ये आवाज़ सुनकर गौतम के चेहरे पे गहरी मुस्कान आ जाती है और वहाँ अचानक किसी लड़की को देख श्रेयांश एकदम स्तब्ध रह जाता है। वो जल्दी से जाके गौतम के पास खड़ा होता है और कहता है, तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रही हो? हमसे क्या चाहती हो? भूत हो, प्रेत हो? ऐसे अचानक कोई आके डराता है क्या? सृष्टि उसे देख मुस्कुराती है और कहती है, अपनी माँ से ही डरते हो? उसके मुंह से खुद की माँ सुनकर श्रेयांश कंफ्यूज हो जाता है, फिर उसको देखता है, फिर खुद को कहता है, तुम्हारी उम्र करीब 25 या 26 की होगी और तुम मुझे अपना बेटा कहती हो? आखिर ये कैसे मुमकिन हो सकता है? वो लड़की मुस्कुराती है और खुद को बदलती चली जाती है। अचानक उसकी उम्र 55 से 60 के करीब हो गई थी। गौतम उसे देख मुस्कुराता है और अपनी बाहें फैला देता है। सृष्टि आकर उसके गले लग जाती है। अपने डैड को पहली बार किसी औरत के इतना करीब देख श्रेयांश चौंक सा जाता है और उस लड़की को रूप बदलते देख एकदम डर सा जाता है। गौतम सृष्टि से अलग होता है और श्रेयांश उसको देखते हुए कहता है, माफ़ करना, 25 सालों बाद तुम्हें बुलाना पड़ा, लेकिन क्या करूं, तुम्हारा ये बेटा बहुत ज़िद करता है तुमसे मिलने की। सृष्टि उससे अलग होती है और कहती है, कोई बात नहीं, मैं मिलना चाहती थी, वैसे बहुत बेताबी है मेरे बेटे में। गौतम मुस्कुराते हुए कहता है, आखिर बेटा भी तो हमारा है। इतना कहकर गौतम मुस्कुरा देता है। श्रेयांश बस अपने पापा को मुस्कुरा देखता रह जाता है। आज वो अपने डैड का एक अलग ही रूप देख रहा था। उसके डैड जो हमेशा लैपटॉप और काम में व्यस्त रहते थे, आज किसी औरत के साथ मुस्कुरा रहे थे। श्रेयांश सृष्टि के पास जाता है और हल्के से उसके हाथों को छूते हुए कहता है, मतलब मैं ये कहना चाहता हूँ कि मतलब आप ये रूप कैसे बदल लेते हो? अभी आप एक 25 साल की लड़की लग रहे थे, अभी आप 55 के लग रहे हो। आप हो कौन? सृष्टि मुस्कुराते हुए कहती है, मैं कुदरत हूँ और तुम्हारी माँ भी। श्रेयांश कंफ्यूज होते हुए कहता है। श्रेयांश कंफ्यूज होते हुए अपने गौतम को देखता है और कहता है, डैड ये क्या कह रही हैं? गौतम अब उसे सृष्टि से हुई अपनी मुलाकात पहले से आखिरी तक की बताता है, जिसे सुन श्रेयांश बस देखता ही रह जाता है और कहता है, ऐसा मुमकिन होता है? सृष्टि एक गहरी सांस लेती है और कहती है, मुमकिन हर कुछ होता है, बस मुमकिन करने की ताकत होनी चाहिए। मैं हार गई तुम्हारे डैड की मोहब्बत के आगे, इसलिए मैं आज भी इनके साथ ही मोहब्बत करती हूँ। ये मेरे हैं और मैं इनकी हूँ, ये कुदरत इनकी है। श्रेयांश बस उसे देखता रह जाता है और फिर अचानक जाके अपनी माँ के गले लग जाता है। श्रेयांश उसके गले लगे हुए कहता है,
जब आपका कोई रिश्ता ही नहीं तो मैं कैसे। सृष्टि उसे कुछ एक नज़र देखती है और खुद से अलग करते हुए कहती है, ज़रूरी है साथ होना, कुदरत कुछ भी कर सकती है ना। इतना कहकर श्रेयांश को बताती है कि उस दिन क्या हुआ था। गौतम उसे देखते हुए कहता है, 25 साल पहले। गौतम सृष्टि को देख रहा था, फिर वो अचानक कहता है, क्या तुम्हारी कोई निशानी मैं अपने साथ रख सकता हूँ? जीने की एक वजह मिल जाएगी। सृष्टि मुस्कुराती है और कहती है, 1 मिनट। सृष्टि मिट्टी से एक पुतला बनाती है और वो पुतला गौतम को देते हुए कहती है, ये मेरी अमानत है तुम्हारे पास, संभाल के रखना, और शायद तुम्हारे जीने की वजह भी और हमारी मोहब्बत की निशानी भी। इतना कहकर सृष्टि वहाँ से चली जाती है और सृष्टि के जाते ही वो छोटा सा उस जो पुतला उसकी गोद में खिलखिलाने लगता है। उसे देख गौतम बहुत खुश हो जाता है, एकदम छोटा प्यारा सा बच्चा। श्रेयांश था। गौतम सृष्टि को जाते हुए देखता रहता है और फिर अपनी गोद में लिए उस बच्चे को देखता है, जिसके नैन नक्श कुछ गौतम जैसे थे और कुछ सृष्टि जैसे। वो बिल्कुल ऐसा लगता था जैसे गौतम और सृष्टि का बच्चा हो। गौतम अपनी यादों से बाहर आता है और कहता है, उस दिन तुम्हारी माँ ने तुम्हें मुझे सौंपा था। तुम्हें एक मिट्टी के पुतले से तुम्हें जान फूंक दी थी और तुम्हें मेरा बेटा नहीं, हमारा बेटा बनाकर इस दुनिया में रखा था। ये कुदरत भी अजीब होती है ना, कब किस में जान फूंक देती है और कब किसके अंदर से जान निकाल लेती है, ये कोई नहीं जानता। ऐसी ही है हमारी मोहब्बत। तुम इसके बेटे हो। आज मैं तुम्हें कोई गिफ्ट नहीं दे रहा था, इसीलिए मैंने सोचा तुम्हें आज एक राज बताया जाए, क्योंकि ज़िंदगी भर तुम मुझे गलत समझो या अपने दिमाग में कुछ और लेकर आओ, उससे बेहतर है तुम सच जान जाओ। गौतम अपनी बाहें फैला लेता है। सृष्टि और श्रेयांश उसके आगे गले लग जाते हैं। उनका ये परिवार पूरा हो गया था। श्रेयांश कहता है, क्या हम साथ में एक तस्वीर ले सकते हैं? सृष्टि कुछ पल खामोश रहती है और गौतम कहता है, कोई बात नहीं, हम चलते हैं। तुमने देख लिया ना अपनी माँ को, तस्वीर की क्या ज़रूरत है। सृष्टि को श्रेयांश से बेहद मोहब्बत थी। आखिर था तो उसी का बेटा, कैसे नहीं मोहब्बत होती। सृष्टि कुछ पल श्रेयांश को देखती है और कहती है, मेरे बेटे ने पहली बार अपनी माँ से कुछ मांगा है, कैसे नहीं दूंगी। फिर वह गौतम के गले लग जाती है और श्रेयांश को भी लगने के लिए कहती है। गौतम उन दोनों के कंधे पर हाथ रखता और एक स्माइल करता है। तभी कहीं से एक तस्वीर खिंच जाती है। सृष्टि एक एल्बम गौतम को देते हुए कहती है, कुछ यादें जो हम बना नहीं सके, कुछ यादें जो हम बनाना चाहते थे, इस एल्बम में है। कुछ ऐसे साथ जो हम साथ बिता नहीं सके और कुछ ऐसा साथ जो हमारा बहुत खूबसूरत साथ में बीता। आशा करती हूँ याद रखोगे। और वहाँ से जाने लगती है। तभी गौतम कहता है, फिर कब मिलोगी? सृष्टि मुस्कुराकर कहती है, जब तुम बुलाओगे। इतना कहकर सृष्टि वहाँ से चली जाती है और श्रेयांश उस एल्बम को पकड़े मुस्कुरा देता है। दोनों घर आ जाते हैं। ये आधी रात थी। गौतम खिड़की पे खड़ा बस सामने के नज़ारे को देखे जा रहा था और खुद से ही कहता है, क्या कमाल की मोहब्बत होती है ना, कुदरत की मुकम्मल होकर भी नहीं होती। आई लव यू सृष्टि, मैं तुमसे बेहद मोहब्बत करता हूँ। इतना कहकर वो जाके बेड पर लेट जाता है। उसकी जाने कब आँख लग जाती है। ऐसी ही थी हमारी कहानी गौतम और सृष्टि की। तो कैसी लगी आपको कहानी, कमेंट बॉक्स में बताना ना भूलें। मिलते हैं फिर से एक छोटी सी और प्यारी सी ऐसी ही कहानी के साथ। तब तक खुश रहिए, हंसते मुस्कुराते रहिए और अपना ख्याल रखिए। बाय बाय।